Namaskar and welcome back. You're watching Sunset TV's continuous coverage of the Bihar Assembly Elections 2025 result day. I am Namrata Singh and with me is my colleague Archana Mishra. नम्रता, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जनादेश आ चुका है और एनडीए ने रुझानों में एक तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पे बन रही है। एक तरह से बहुत अच्छी जीत देखी जा रही है और रिकॉर्ड मतदान भी हुआ है। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास है, महिलाओं के रिकॉर्ड मतदान के हिसाब से भी खास है। तो तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस बार 1951 के चुनाव के बाद पहली बार इतना रिकॉर्ड मतदान हुआ और जीत भी बिहार में इस कदर देखी जा रही है कि वहां की जनता ने यह फैसला कर लिया है कि बदलाव की नहीं, विकास की जीत और विकास की सरकार चाहिए। तो इन सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी, प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मनोज मिश्रा जी, जो कि बहुत बहुत स्वागत है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ ही जूम पर हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सर्जना शर्मा जी। सर्जना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। और आलोक मिश्रा जी हैं, जो कि रेजिडेंट एडिटर दैनिक भास्कर बिहार से जुड़ेंगे हमारे साथ जूम पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आलोक मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार में जो बदलाव की जीत देखी आपने, ये वहां की जनता ने क्या फैसला किया और क्या वो वहां की जनता ने एक अलग तरह का मैंडेट देखा गया, तो किस तरह से देखते हैं इसको आप? नहीं, मेरा मानना है कि इस बार का चुनाव वहाँ, जैसा आपने कहा कि विकास पर हुआ है और ये बदलाव के लिए जो प्रयास लोग कर रहे थे उनको की सरकारें वहाँ पहले रह चुकी हैं। उनके तेजस्वी के पिताजी और माँ दोनों मुख्यमंत्री रहे, उनकी सरकारें उन्होंने देखी, कानून व्यवस्था की बुरी हालत, तमाम चीज़ें। 20 साल से नीतीश कुमार जरूर वहाँ सरकार में है, लेकिन वो लगातार वहाँ बेहतर कर रहे हैं। बिहार जैसे पिछड़े और गरीब राज्य को पटरी पर लाने का प्रयास और तमाम जो घोषणा करते हैं उसे लागू करते हैं। अब जिन बच्चियों को उन्होंने 2005 में साइकिल दी, उनको फिर अभी और स्ट्रेंथन किया। धीरे धीरे लगातार उस गरीब तबके की महिलाओं को शराबबंदी से लाभ हुआ। तमाम तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सड़कें, फ्लाईओवर, बिजली, तमाम तरह की जो बदलाव बिहार ने देखा है इन 2 दशकों में, उसका लाभ इस सरकार को मिला। और आम जनता को ये लगा कि जो लोग हमारे इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं वो इनसे बेहतर करने की स्थिति में नहीं है। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि चुनाव कैंपेन का तरीका, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा की टीम, या कह लें जनता दल के साथ साझा पूरी एनडीए की टीम ने जो एग्रेसिव चुनाव प्रचार किया डेवलपमेंट के मुद्दे पर, वो लोगों को ज़्यादा अपील की, इसलिए वोट परसेंटेज बढ़ा। ठीक उल्टा जो महागठबंधन जिसको हम कह रहे हैं, उसमें केवल तेजस्वी अकेले पड़ गए। परिणाम सबके सामने है। कांग्रेस और बाकी दल के नेता अपना अलग थलग हो गए, बल्कि कई मायनों में तो डिटेल अभी और आना बाकी है कि जिन जिन जगहों पर राहुल गांधी की सभा हुई है वहाँ क्या रिजल्ट रहे हैं। उसके ठीक विपरीत जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री की सभा या अमित शाह की सभा हुई है वहाँ एनडीए जीती है, भाजपा जीती है। जिस नीतीश कुमार को बीमार बनाने की, कोई बीमार वो हैं, उम्र का असर है, लेकिन उनको बीमार बनाकर घर बैठाने की योजना हुई, उस नीतीश कुमार की एक भी रैली रद्द नहीं हुई और वो हर जगह पहुँचे, मजबूती से पहुँचे। निश्चित रूप से उम्र का असर उन पर है। इसलिए मेरा मानना ये है कि ये चुनाव विकास का साबित हुआ, बदलाव का नहीं। और लोगों को लग रहा है कि ऊपर एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार बनी रहनी चाहिए, तभी जो तमाम तरह की परियोजनाएं जो चल रही हैं वो और आगे बढ़ेगी। जिस हद तक बिहार पीछे चला गया था उसको पटरी पर लाने के लिए ये सरकार आना जरूरी था, ऐसा मैसेज आम आदमी में गया। इसलिए वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और सीटें भी बढ़ी हुई दिख रही है। प्रोफेसर चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर के जिस तरह से आरजेडी आगे, महागठबंधन चल रहा था कि तेजस्वी का चेहरा आगे था, लेकिन नीतीश कुमार की लोकप्रियता की बात करें, इस बार का जो जनादेश दिया है वहां की जनता ने, निश्चित तौर पर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार, तो क्या कहेंगे ये लोकप्रियता है या किस तरह का एक बदलाव देखते हैं इस बार की जो है वोटिंग में और इस बार के चुनावी पैटर्न में आप?
देखिए, एक तो जहाँ तक हम नेतृत्व की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गठबंधन में स्वयं से ही एक प्रकार से एक समन्वय बना रहा, चाहे वो घोषणा पत्र को लेकर हो, चाहे वो चुनाव क्षेत्रों को लेकर हो, उम्मीदवारों को लेकर हो, और सबसे बड़ी बात है कि विजन और मिशन को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन स्वयं प्रारंभ से ही एकजुट रहा है। उसमें एक यूनिफॉर्मिटी देखी गई और उसमें एक सामंजस्य देखा गया। नीतीश कुमार जी का जो नेतृत्व है, प्रारंभ से ही बीजेपी और जेडीयू ने और उनके सभी पांचों गठबंधन साथियों ने इसको स्वीकारा कि न केवल नीतीश कुमार जी की वरीयता उनके अनुभव के आधार पर रही, बल्कि उनकी श्रेष्ठता भी रही उनके नेतृत्व के आधार पर। और आपने देखा होगा कि पिछले इतने वर्षों के उनके कार्यकाल में उनकी छवि एक इनक्रेडिबल उनका इमेज रहा, जो जनमानस में स्वीकार्यता के साथ रहा। मैं इस चुनाव को 3 बिंदुओं पर फोकस करना चाहूँगा। पहला शिफ्ट जो हमें नज़र आ रहा है, एक शिफ्ट है कि बिहार को हमेशा कहा जाता था कि बिहार में जनता अपना वोट कास्ट नहीं करती हैं, वो बेसिकली अपनी कास्ट को वोट करते हैं। पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। इस फिनोमिनन को हमने देखा है कि इस चुनाव में बहुत हद तक उसको खत्म कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि यह कास्ट हैज इमर्ज्ड एज ए क्लास, और उस क्लास में हम सबसे महत्वपूर्ण क्लास देखते हैं विमेन वोटर्स, चाहे विमेन हाउस होल्ड वोटर्स हैं या विमेन युवा वोटर्स हैं। उनकी भागीदारी हमने देखा कि कैसे 72% के आसपास उनकी भागीदारी रही, तो उन्होंने एक बहुत निर्णायक भूमिका निभाई है। तीसरी और अंतिम बात मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है, ये प्राइमॉर्डियलिज्म और गवर्नेंस के बीच का एक अवरोध को प्रकट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं कास्ट, कम्युनिटी, क्लैन वाला जो प्राइमॉर्डियलिज्म था, वहां से शिफ्ट होकर ये गवर्नेंस और डेवलपमेंट की तरफ गया है। तो ये मुझे लगता है ये एक नए सूचक है बिहार के चुनाव से, और इसका दूरगामी प्रभाव अन्य राज्यों में भी पड़ सकता है। Right, we will talk on the impacts on this election. So according to the latest updates, NDA has taken a strong lead in early trends and breaks 2020 record as counting continues for the 243 assembly seats of Bihar, and the majority mark stands at 122 seats. So held in 2 phases, these elections have seen one of the highest voter turnouts in the state's history, remarkable resurgence of democratic participation. And every election in Bihar brings its own dynamic shape by people's needs and their assessment of governance. And this time a new MY factor has clearly emerged, and that is Mahila and youth. Let me go across to Sarjana Sharma. She is joining us virtually. Yeah. Hello. 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 Ms. Sharma, welcome to Sunset TV. Can you hear me? Can you please repeat your question? Yeah. So the question is, it's a clean sweep for the NDA. Early trends show the alliance comfortably crossing 2/3 majority mark, well beyond 122 mark. What's your first reaction on this decisive mandate? See, बिहार में जो इस बार हुआ है वो तो उसमें 3-4 फैक्टर काम किए हैं। एक तो एनडीए ने जिस तरह से एनडीए की नीतियों ने काम किया, नीतीश कुमार की डबल इंजन की जो सरकार है, जो विकास कार्य है, लोगों ने जाति पाति धर्म, अब आप देखिए कि एमवाई फैक्टर जिसको लेके लालू जी हमेशा बिहार में उन्होंने बहुत साल तक रूल किया, एनडीए के एमवाई फैक्टर ने लालू जी के एमवाई फैक्टर को डिफीट कर दिया। वो भी बुरी तरह से डिफीट किया, क्योंकि सीमांचल जहां पर कि 24 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल है और वहां पर उनका वोट मायने रखता था, लेकिन वहां भी एनडीए ने अच्छी बढ़त ली है। तो इसका मतलब जो बिहार का मतदाता है वो जागरूक है, वो समझदार है, ना ही उसने धर्म को चुना ना जाति को चुना, उसने सिर्फ विकास को चुना। और ये जो विकास का मुद्दा, विकास की वजह से मुझे लगता है कि बिहार के जो मतदाता है बहुत समझदारी से, मेरा एक मानना, मेरा अपना ओपिनियन है कि बिहार का मतदाता देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पॉलिटिकली मैच्योर है, बहुत समझदार है। बड़े से बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बिहार के एक आम नागरिक के बराबर पॉलिटिकली शायद नहीं सोच पाता। उसको मालूम है, देखिए उसने ना ही प्रशांत किशोर को कोई भाव को कहीं चुना, और आप देखिए कि जो जितना एनडीए गठबंधन है, चिराग पासवान लीड कर रहे हैं अपनी 29 में से जितनी सीटें हैं, जेडीयू, बीजेपी और बाकी सब लोग। लेकिन आप उधर महागठबंधन की तरफ देखिए, कांग्रेस बुरी तरह से फ्लॉप हो रही है, तेजस्वी ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, तेज प्रताप
तो खैर अलग लड़े थे। तो इसका मतलब बिहार के लोगों ने ये चुना है कि उनका हित किस में है। उन्होंने अपना हित, अपने प्रांत की शांति, सुरक्षा और विकास को चुना। और महिलाएं बहुत बड़ा फैक्टर बनी है, क्योंकि जितनी बिहार से तस्वीरें आ रही थी, और 2020 में भी ये महिलाएं कोई नया फैक्टर नहीं है। 2020 में एनडीए जो है 125 सीटों पर जीती थी, उसमें से 99 सीट ऐसी थी जिस पर कि महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान किया था। और इसीलिए बीजेपी को, एनडीए को हमेशा जीत दिलाने में महिला मतदाताओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और वैसे भी महिलाएं जो होती हैं वो होम मेकर होती हैं, अपने पति, अपने बच्चों, अपने प्रांत, अपने घर की सुरक्षा उनको बहुत प्यारी है। तो यही एक कारण है, महिलाएं बहुत बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में एनडीए की जीत। जी सर्जना जी, जैसे कि आपने कहा कि महिलाएं बहुत बड़ा फैक्टर है, निश्चित तौर पर पिछले बार की तुलना में इस बार 10% ज्यादा रिकॉर्ड मतदान भी हुआ है महिलाओं की तरफ से। तो महिलाओं की जो अति सक्रियता हम देख रहे हैं, उसके पीछे क्या कहेंगे? बिहार में एक तरह से सम्मान, सुरक्षा और एक स्थायी सरकार देख रही महिलाएं, या किस तरह का इन्होंने जो ये अति भरोसा जताया है महिलाओं ने, वो क्या कहेंगी? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, आप सबसे बड़ा कारण क्या मानती हैं? देखिए अर्चना जी, आप भी एक महिला हैं, मैं भी महिला हूं, और जो भी अगर कुछ भी अच्छा बुरा होता है तो उसका सबसे बड़ा बुरा परिणाम या अच्छा परिणाम महिलाओं को ही भुगतना होता है। वो गृहस्थी की धुरी है, समाज की धुरी है। मान लीजिए बिहार में जिस जंगल राज की बात जो एनडीए ने, जिसको बहुत बड़ा प्रचार का मुद्दा बनाया, कि जब एक महिला सोचती है कि उसका पति डॉक्टर है या दुकान कर रहा है या उसका बेटा बाहर गया है, यही निश्चित नहीं कि वो वापस आएगा या नहीं सुरक्षित, उससे रंगदारी मांगी जाती है, अपहरण किया जा रहा है, तो वो जो महिला है वो किसको, और उसकी बेटी कॉलेज स्कूल पढ़ने जा रही है, वो सुरक्षित घर लौट के आएगी, वो जब जा रही है तो उसको कोई तंग ना करे। ये जो फैक्टर्स है ना समाज में, जो सोशल फैक्टर्स हैं, ये भी बहुत बड़ा मायने रखते हैं। और यूपी में भी यही हुआ था कि बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, बेटी ही नहीं बेटे की सुरक्षा भी मुद्दा है। तो महिलाओं को चाहिए शांति, स्थिरता, सुरक्षा, अपने परिवार की, समाज की, और अपने प्रांत की और देश की। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि महिलाओं का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, और जिसके ऊपर की सरकार ने उनके लिए बहुत अच्छी योजनाएं भी चलाई। और आपको अगर याद हो अर्चना जी, कि आज से 15-20 साल पहले नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को साइकिल दी थी, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए। अब वो लड़कियां 20 साल हो गए तो उनको सब, किसी की शादी हो गई, सेटल हो गए, उनसे अगर आप बात करो तो वो बहुत खुश है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। जब आप महिलाओं को आगे बढ़ाते हो तो आपका समाज बदलता है और आगे बढ़ता है। और वही महिलाएं जिनके लिए योजना लाए, वही फिर सरकार के साथ आके, या जिस पार्टी ने उनको समर्थन दिया, सहयोग दिया, आगे बढ़ाया, वो उसके साथ आके खड़ी होती है, और वो चाहती है कि यही सरकार सत्ता में बनी रहे। जी सर्जना जी, बनी रही है हमारे साथ, हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ आलोक मिश्रा जी, रेजिडेंट एडिटर दैनिक जागरण से जुड़ गए हैं। आलोक मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस बार का जो मैंडेट आया है, एनडीए अलायंस को दिया है बिहार की जनता ने, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहली बार हुई हैं, जैसे कि बीएलओ का प्रशिक्षण हुआ था दिल्ली में, और इस बार किसी ने भी पुनर्मतदान की जो है याचिका, जो है शिकायत भी नहीं दर्ज कराई। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भी तारीफ की जानी चाहिए पूरी व्यवस्था को लेकर के। आलोक जी आपसे जानना चाहेंगे, सॉरी मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमारे साथ आलोक जी बाद में जुड़ेंगे, कि जो इस बार अलग अलग चीजें देखी जा रही हैं, जैसे शून्य पुनर्मतदान और शांतिपूर्ण मतदान हुआ, ये सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत चाक चौबंद रही, बहुत सारी चीजें हैं, बीएलओ जो है उनका प्रशिक्षण भी दिल्ली में किया गया, ये सारी चीजों को लेकर एक व्यवस्था भी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इस तरह के चुनाव में, इस तरह के मैंडेट आने में, सारी चीजों को सहूलियत से मतदाताओं को। असल में मैं मानता हूं कि इसमें भी योगदान विपक्ष का ज्यादा रहा। उन्होंने एसआईआर को ऐसा मुद्दा बनाया कि जरूरत से ज्यादा चुनाव आयोग चौकस हो गया। उस चौकसी में उसने तमाम तरह की अच्छी तैयारियां की, आम वोटर तक, एक एक वोटर तक बीएलओ पहुंचा, एक एक वोट को क्रॉस चेक किया गया। परिणाम ये हुआ कि जो फर्जी वोटर थे वो सारे खत्म हो गए, और जो जेन्युइन वोटर थे, मेरा मानना है कि ये वोट परसेंटेज बढ़ने का एक बड़ा कारण ये है कि फर्जी वोटरों की संख्या घट गई। जो जेन्युइन वोटर थे जो बिहार में रह रहे हैं वो वोट करने निकले। और बिहार जैसे राज्य में जिसमें 5-5, 6-6
चरण में मतदान होता था। मुझे लग रहा है कि शायद ये पहला या दूसरा अवसर होगा जिसमें 2 ही चरण में पूरे मतदान हुए और पूरे चुनाव के दौरान कहीं भी बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं हुई, कहीं मतदान रद्द करने की नौबत नहीं आई। पूरी तरह से चुनाव आयोग चाकचौबंद रहा, फोर्स की कहीं कोई कमी नहीं हुई, कोई शिकायत। मैं मूलतः बिहार से हूँ, अभी तो चुनाव के पहले हम चुनाव प्रचार में हम लोग घूमे थे, चुनाव के दिन मैं वहाँ नहीं था, लेकिन लगातार संपर्क बना रहा। एक जगह से भी ये शिकायत नहीं है। जैसे पहले होता था कि अमुक बूथ पे तो कोई है ही नहीं सिक्योरिटी गार्ड या फोर्स वहाँ नहीं है, वहाँ तो केवल होम गार्ड खड़ा कर दिया गया, ऐसी शिकायत कहीं से नहीं आई। मुझे लग रहा है वोट औसत बढ़ने का एक ये भी कारण जी। दूसरा कारण जो सबसे बड़ा कारण मेरी समझ में आया है वो ये आ रहा है कि चुनाव प्रचार को इस हाइक पर ले जाया गया कि जो लोग बीच में थे, वोट देने जाएं न जाएं किसको जाएं, उन्होंने खुल के एनडीए के समर्थन में वोट दिया कि कहीं हमारी चूक से फिर गड़बड़ न हो जाए और दोबारा ये सरकार एनडीए की न आ पाए, तो इसलिए जाके वोट करना वो परिणाम हुआ। और ये 7-8% जो वोट परसेंटेज और बढ़ा है। और महिलाओं का, जैसे बहुत लोग इसे सहमत नहीं होंगे कि स्मगलिंग हो रही है, फलना हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जो एकदम निचले तबके की महिलाएं हैं, जिसका पति 500 रुपये कमाता था और शाम को आटा और सब्जी लाने के बजाय शराब पी के आके घर में मारपीट करता था, अब वो इक्का दुक्का कहीं उसको शराब मिल जाता है या यूरिया का शराब पीता है या जिस तरह गलती, लेकिन वो महिलाएं जो साइलेंट वोटर हैं, जैसे इसको मेरा अपना मानना है कि अगर एक लाइन में बिहार चुनाव का विश्लेषण किया जाए तो ये बिहार के लिए एक साइलेंट मूवमेंट है, एक शांतिपूर्ण क्रांति है जो महिलाओं ने वहां से करके दिखाई है। जी बिल्कुल, ये बिहार के लिए एक साइलेंट मूवमेंट है। सो लेट मी गो अक्रॉस टू मिस्टर आलोक मिश्रा, रेजिडेंट एडिटर दैनिक जागरण। मिश्रा जी, you know, BJP and JDU have delivered a strong performance. Would you describe this as a wave election for NDA? मुझे लगता है नम्रता कि अभी भी हमारे गेस्ट जो आ गए हैं। जी कंटिन्यू। हाँ, दोनों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। अभी इनसे बात हो रही थी कि वोट परसेंटेज बढ़ने की बात, पहले इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दूं। ये जो कहा गया कि बिहार में जो देखा जाएगा तो ये जो इस बार सबसे मैसेज चेंज आया, उसका बहुत बड़ा कारण एसआईआर था। एसआईआर इसलिए था कि जो लोग हमारे 70-72 लाख 75 लाख लोग बाहर से आए, जो छठ में आते थे, पहले ये लोग आते थे, पिछले 15 के चुनाव देखिए, 20 का चुनाव देखिए, तो ये सब छठ बाद में हुआ था और पहले इलेक्शन हुआ, तो वो नहीं आए। इस बार जो लोग आए वो लोग यहाँ रुक गए और उसके मन में एक ये डर था कि अगर हमारा वोट कट जाएगा तो हमें तमाम सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएंगी, तो इस वजह से वो लोग रहे और दूसरे दिन से चुनाव खत्म होने के बाद से उन्होंने जाना शुरू कर दिया। तो जो ये वोट परसेंटेज इसमें बढ़ा और वो लगभग 8-9% के लगभग ही बनता है ये संख्या, ये इसमें जुड़ गई और महिलाओं की जो चेतना है वो ज्यादा बढ़ी है। तो महिलाओं में देखेंगे कि कहीं कहीं पे जाके 80% तक की वोट गया है। कटिहार, सुपौल, अररिया जो बेल्ट है उधर वोट परसेंटेज काफी बढ़ा है। तो ये जो चेंज आया है इस वजह से रहा। लेकिन अगर जो ये जैसे तेजस्वी यादव ये अपेक्षा कर रहे थे कि ये वोट आए हैं फलाने के नाम पे आए हैं और ये हमको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने विश्वास जताया नीतीश सरकार पे, एनडीए सरकार के कामकाज। तो इस तरह से इनके जो कामकाज थे और जो यहाँ की जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसने बड़ा काम किया। दूसरा जो 10,000 रुपए देके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो ये प्रयास किया गया, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था जिन्होंने महिलाओं में उत्साह पैदा किया। मैं कई बूथों पे गया और मैंने देखा जिन महिलाओं को नहीं भी मिला था तो दूसरी महिलाएं जो उनके साथ आती थी उनसे हम लोग पूछते थे कि क्या आपको 10,000 मिला, तो वो कह रहे कि नहीं इनको आगे मिल जाएगा, फार्म भर गए। तो एक विश्वास उनके अंदर था, जबकि तेजस्वी यादव ये बात कह रहे थे कि हम 30,000 रुपए आपको देंगे, लेकिन वो 30,000 रुपए उनके बात से विश्वास लोगों को नहीं हुआ। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार नीतीश सरकार हमेशा करती रही है तो लोगों ने विश्वास जताया कि ये देते रहे हैं इसलिए ये हमको देंगे। और इसी के साथ साथ जो एनडीए का भी जब मोदी जी का वो था जो एनडीए सरकार का था, तो उनके दबावा जिन्होंने इतना लाभ पहुंचाया है और बिहार के विकास में जो उनका योगदान रहा है एनडीए दिल्ली सरकार का,
उस पर भी लेकर के, तो दोनों की जो डबल इंजन की सरकार वाली बात थी, लोगों ने इस पर विश्वास किया और ये नतीजे उसी के दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके चुनाव के एकदम जी जी बिल्कुल। प्रोफेसर चौधरी, तो नारी शक्ति का प्रदर्शन हुआ है इस इलेक्शंस में। सो डू यू थिंक दैट वेलफेयर इनिशिएटिव्स लाइक चीफ मिनिस्टर्स विमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, व्हिच Mishra ji was also talking about, granting 10,000 to women, played a role in mobilizing them politically? I think just take Bihar from a different perspective altogether. Bihar is a land of JP's total revolution. Right. And this trends, now the trends of 2025 assembly elections broadly reflect not only a revolution in terms of silent voters, and silent voters are broadly seen women as silent voters. And when we say silent voters, that speaks about salience of the silence, where the voice is more decisive without being expressive. And women voters have actually come out in terms of their participation, presence in all the rallies, in all the booths. And these women voters are actually the beneficiaries of these central government schemes, right from the Jan Dhan Yojana to Swachhta Abhiyan to Ujjwala schemes, and there are many other schemes, Ayushman Bharat and others. Besides, Prime Minister of India actually launched many specific schemes targeting women, right, broadly women, youth and the women. And you can say PM Setu Yojana for young entrepreneurs and young women. Besides, one could also see that past, say, 11 years of initiatives by the state government led by Nitish Kumar ji, there are many schemes, the provision of liquors and special schemes for young girls going to schools, getting the cycles, and now in terms of their empowering them through entrepreneurships, new skilling and new employment. So all these things actually benefited, empowered the women. So women participation could have been one of the important reasons. Women actually emerge as real catalysts of change, and this change could be seen in terms of revolution, which some scholars say it's silent revolution. I would prefer to say it's silent voters by women. Okay. जी, हमारे साथ मिथिलेश कुमार जो कि ब्यूरो चीफ हैं पटना प्रभात खबर के, वो जुड़ गए हैं। मिथिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। इस बार माना जा रहा था सीमांचल क्षेत्र और कोशी क्षेत्र में युवाओं का जो खास करके देखने को मिलेगा, जो है कुछ बम्पर कर सकते हैं ये महागठबंधन, लेकिन कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो क्या कहेंगे आप कि युवाओं का जो वोट है वो कितना जो है कितना ज्यादा टर्नआउट चेंज करने में कारगर रहा? जी, ये पहली बार ये दिखा, जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं का वोट प्रतिशत जो है वो अधिक दिखा। बिहार में अब तक के जो वोट पड़े, जो मतदान हुए, उसमें सबसे ज्यादा इस बार वोट पड़ा और उसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 10% अधिक रही। फर्स्ट फेज में जो हमने देखा कि करीब 69% महिलाओं के वोट पड़े और 61% पुरुषों के वोट पड़े। वहीं सेकेंड फेज में जो 122 सीटें थी, वहां 64% पुरुषों के वोट पड़े और फीमेल वोटर्स जो है वो 74% से थोड़ा सा अधिक वो वोट गिरा। यूथ वोटर हम देखते हैं 90 लाख करीब, जो फर्स्ट चांसर वोट जो थे, जो 18 से 19 साल के बच्चे थे, वो पहली बार वोटर बने, तो उनमें भी एक उत्साह दिखा। और वो ऐसा माना जा रहा था कि महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं तेजस्वी यादव, वो युवा है अपेक्षाकृत नीतीश कुमार जी के, तो ऐसा लग रहा था और उन्होंने युवाओं के लिए कई सारी योजनाओं की घोषणा की थी। तो महागठबंधन को ये भरोसा था, उम्मीद थी कि युवाओं का वोट जो है उनके पक्ष में आएगा। लेकिन जो चुनाव के ट्रेंड दिख रहे हैं, जो रिजल्ट का रुझान हम लोगों को सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि युवाओं का वोट भी करीब 100% या 50% तक भी वो लेने में महागठबंधन कामयाब नहीं रहा है और यूथ वोटर्स का भी झुकाव एनडीए की तरफ दिख रहा है। जी मिथिलेश जी, माना जा रहा था कि जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर ने जो एक नया प्रयास किया था गठबंधन की राजनीति से अलग एक परंपरा शुरू करने की, उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला है क्षेत्र में, खासकर कोसी अंगिका क्षेत्र में। जी, जनसुराज ने अंतिम समय में कोसी और सीमांचल और अंगिका के क्षेत्र में काफी उन्होंने चुनाव कैंपेन किया। प्रशांत किशोर कई दिनों तक वहां डटे रहे, जमे रहे, सभाएं की, रैलियां की, लेकिन एक परसेप्शन जो बन गया प्रशांत किशोर के बारे में, जो उनकी पार्टी है जनसुराज, वोट परसेंटेज, वोट का जो आंकड़ा है, प्रतिशत है, वो उनके पक्ष में हो सकता है, लोगों ने उनको वोट किया, लेकिन वो वोट का प्रतिशत सीटों में तब्दील होता नहीं दिख रहा है। और
अभी तक के जो रुझान है, कहीं से भी जनसुराज पार्टी को कोई एक सीट भी मिलते नहीं दिख रही है। तो इसका एक बड़ा फैक्टर ये हुआ, जो लोगों ने देखा कि जो आमने सामने बिहार में लड़ाई रही अंतिम समय तक आमने सामने की एनडीए वर्सेस महागठबंधन की, तो कई सारे ऐसे फैक्टर हुए जिससे लगा, वोटरों ने देखा कि उनका वोट अगर हम कहीं तीसरे जगह जाते हैं तो वो वोट बर्बाद होगा और उसका नुकसान कहीं ना कहीं जो उनके सपोर्ट वाली पार्टियां गठबंधन है उसको हो सकता है। तो वो सीधा वोट लास्ट मोमेंट में भी बूथ तक जाने में भी वो वोट एक एनडीए और महागठबंधन के बीच वो बट कर रह गया। आपने देखा होगा कि पटना में उन्होंने कुबरार की सीट पे एक चर्चित प्रोफेसर केसी सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। कंपेन कन्वासिंग बहुत जबरदस्त हुआ, लेकिन जो उनको वोट मिलता दिख रहा है वो नाम मात्र का वोट है। तो मतदाताओं में एक ये सीधा मैसेज गया कि जो उनके वोट हैं वो बर्बाद ना हो और उसका नुकसान किसी सामने वाले गठबंधन को ना हो। तो ऐसा मुझे दिख रहा है जो वोट का प्रतिशत और जो ट्रेंड दिख रहा है। जी मिथिलेश जी बने रहिए हमारे साथ। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सीमांचल और कोशी क्षेत्र में माना जा रहा था कि महागठबंधन कुछ अच्छा कर सकता है, मजबूती के साथ आ सकता है, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाया महागठबंधन। क्या कांग्रेस के साथ आने का भी कुछ नुकसान आरजेडी को हुआ है, क्या कहेंगे? नुकसान कांग्रेस के साथ आने से हुआ नहीं है ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी को या अपने गठबंधन को लालू यादव के पुराने काल से निकालने के प्रयास में, जैसे गाँव में कहावत है कि वो 24 गए 26 बनने दुबे बन के लौटे, वो किसी जाति पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन तो उस तरह की स्थिति हो गई। वो पहले एमओआई समीकरण जो कहा जाता था कि मुसलमान यादव साथ हैं, वो इस बार टूट गया। मुसलमानों ने, जो पुरुष मुसलमान हैं, उन्होंने एनडीए को वोट दिया होगा ऐसा कहना फजूल है, लेकिन मेरा मानना है कि महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट किया होगा। दूसरा, यादव का मिठक टूटा कि एक तरफा यादव वोट करेगा राजद को, ये नहीं हुआ है। मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे गांव में जो चुनाव एजेंट है भाजपा का, वो मैं यादव है। इस तरह के तमाम उदाहरण, तो ये जो मिथक तमाम तरह की टूटी। अब तेजस्वी जी वो विरासत भी नहीं ले पाए और नया वोट नहीं जोड़ पाए। इसका एक कारण, जैसे आपको याद होगा जब पिछला चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ भी अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी घूमे और परिणाम जो हुआ वो उसके ठीक उल्टा हो गया। तो कहीं ना कहीं असल में मुझे लग रहा है कि देश के विपक्ष के नेता हैं, सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, लेकिन जो परिपक्वता आनी चाहिए राजनीति में वो उनकी दिख नहीं रही। अब किसी ने कह दिया तो आप पानी में कूद गए, मछली पकड़ने लगे। तो ये जनरल पर्सपेक्शन में एक नेता से वही नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे ये अच्छा लगेगा, लेकिन वो कपड़ा खोल के पानी में कूद जाएंगे ये किसी को पचेगा नहीं। तो ये वो बात नहीं समझ पाए। तो परिणाम ये हुआ है कि मुझे लग रहा है कि जो वोट हर इलाके में, आप जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वो मुझे लग रहा है कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहां एनडीए की सफलता मतलब थंपिंग मेजोरिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि यादवों का भी वोट इस बार बीजेपी को मिला है, तो आपको क्या लगता है कि ये एक सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है ऑपोजिशन कैंप में? निश्चित रूप से ये इस पर अभी लोग करेंगे। मुझे तो लग रहा है अभी तो वो 10 बजे से जैसे जैसे ट्रेंड में वो पीछे होने लगे, तैसे तैसे वो फिर वो पुराने वाले आरोप लगाने लगे। जैसे अभी यार कोई साथी हमारे कह रहे थे कि ऐसा ही यार ज्यादा चौकसी से होने का फायदा एनडीए को मिल गया, उल्टा होने का। तो उसी तरह से ये मुझे लग रहा है कि अब वो इतना ना बोलना 10 बजे से शुरू कर दिया इन्होंने कि साहब फिर से चुनाव वो सरकार ने खरीद लिया, फलना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो आप ये सीधे स्वीकारें कि हाँ जो फैसला आया वो जनादेश है, हम हारे या जीते आगे के भविष्य के लिए हम तैयारी करेंगे, अपने साथियों के साथ बैठ के समीक्षा करेंगे। तो वो असल में जो धरातल की सच्चाई को जो समझेगा वही राजनीति में आगे जाएगा। ये घर परिवार कहीं भी वो समझने को लोग तैयार नहीं है। तो उसका परिणाम ये हुआ है कि हम लोग भी जो मतलब हम चुनाव विश्लेषण कर रहे हैं, 40 साल 4 दशक से पत्रकार हैं, तमाम चुनाव कवर किए, हमें खुद आज आपके चैनल पर कहते हुए ये अटपटा नहीं लग रहा है कि हमें नहीं था कि 200 सीटें एनडीए जीत पाएगी। हाँ ये था बहुमत आएगा,
अच्छा बहुमत आएगा। लेकिन इस तरह से लाइन बिक्री, एग्जिट पोल ने भी जी ना ऐसा किसी नहीं, थंपिंग मेजोरिटी से बीजेपी जीतेगी, एनडीए जीतेगा, ऐसा नहीं। दूसरा ये भी एक सुबेरे बहस, मैं किसी और चैनल पे था, वहां ये बहस चल रही थी कि जेडीयू नंबर 1 कि बीजेपी नंबर 1। अब खैर ये फजूल की बहस है, जब उन्होंने घोषणा ही कर रखी है कि नीतीश कुमार की लीडरशिप में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो जैसे तो वो बहस नहीं। अब पिछली बार कम सीट आने पर भी उन्होंने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया। अब किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या करेंगे, ये तो पार्टी का और इन लोगों का इंटरनल मामला है। लेकिन वो रिजल्ट भी आ गया कि हाँ वो बीजेपी नंबर 1 हो गई और जेडीयू नंबर 2। और उनका जो कह रहे थे कि स्ट्राइक रेट जो है वो जेडीयू का सबसे बढ़िया जाएगा, ये एक बहस चल रही थी 10 बजे से, वो भी मुझे लग रहा है कि वो बहस भी फजूल साबित हुई। तो कुल मिला के इस चुनाव ने ये संदेश दिया कि केवल जो सत्ता में है उसके खिलाफ झूठे आरोप लगा के आप तमाम तरह के प्रचार करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप अपनी बात कहें, बोल्डली कहें। और जहाँ तक प्रशांत किशोर का सवाल है, निश्चित रूप से वो फेल साबित हुए। लेकिन मैं एक मानता हूँ, या मेरा ये निजी मत है, कि प्रशांत किशोर के चलते कई सारे मुद्दे इस चुनाव में मुख्य रूप से आ गए। पलायन का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, चिकित्सा का मुद्दा कई चुनाव में बने हैं। उसमें कहीं ना कहीं भूमिका प्रशांत किशोर की है। उनकी पार्टी कहीं नहीं दिखी, उसका कारण ये है कि उनके कैडर नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें। या अचानक आप चाहते हैं कि आए और चुनाव जीत गए। ये छोटे राय दिल्ली जैसे में संभव है कि अरविंद केजरीवाल आए और 4 वायदे किए और जीत गए। बिहार जैसे बड़े राज्य में या किसी राजस्थान या मध्य प्रदेश में संभव नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि चुनाव में कुल मिलके पॉजिटिव होके बीजेपी के, एनडीए के लोगों ने चुनाव लड़ा, तो उसका लाभ उनको हुआ है। और इस तरह का जो रिकॉर्ड विक्ट्री जो 3/4 जीत हुई है, ये उत्साहजनक है। जी मनोज जी, हमारे साथ सर्जना जी जुड़ी हैं। सर्जना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति हमेशा से कहीं ना कहीं कही जाती है जातिगत राजनीति की बात होती रही है, लेकिन अब जो समय आया है, जो दौर है, उसमें विकास की राजनीति की बात होती है और जंगल राज से मुक्ति की भी बात होती है। तो जो महिला वोटर है, कहीं ना कहीं मुस्लिम महिला वोटर, उसका भी कहीं ना कहीं एनडीए और बीजेपी को फायदा हुआ है, क्या कहा जा सकता है? आप अर्चना जी बिल्कुल ठीक कह रही है कि बिहार में मंडल आयोग लागू हो, जब मंडल आयोग आया उसके बाद जाति के नेता उभरे। हर जाति का अपना एक नेता, और जाति की राजनीति बिहार में बहुत साल तक चली। और इसमें लालू यादव जी ने जो MY फैक्टर, और एनडीए ने अपने उस MY को महिला युवा फैक्टर में बदला, उसको उसने डिफीट किया। और जाति की राजनीति इस चुनाव में, वैसे तो अगर आप देखें कि मोदी जी की जो नीति है कि उन्होंने बहुत सी जो एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उन्होंने हटाया और नए समाज, नए उसकी संरचना की है, सोशल इंजीनियरिंग की है। सोशल इंजीनियरिंग नीतीश जी भी बहुत कर रहे थे। और ये जो इस चुनाव ने, लेकिन इतनी उम्मीद मैं आपसे अगर ऑनेस्टली मैं कहूं तो इस तरह के परिणाम की संभावना मुझे भी नहीं थी। तो बिहार की जनता ने को मतलब एक नया ट्रेंड ला के जो बिहार जाति की राजनीति के लिए, हिंसा के लिए, जंगल राज के लिए जिसकी छवि खराब थी, वो उस छवि को अब सुधार होगा। और बिहार की जनता ने महागठबंधन को सीधे सीधे संदेश दिया है कि आपकी नेगेटिव कैंपेन, आपकी नेगेटिव राजनीति हमें स्वीकार नहीं है। आप एक अच्छा पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव विपक्ष बनिए। आप सरकार की आलोचना कीजिए, विपक्ष होता ही इसलिए है कि आप सरकार के जो कमियां उनको सामने लाइए, समाज के मुद्दे उठाइए। लेकिन आप अगर देखें, आप भी संसद कवर करती हैं, मैं भी करती हूँ, कि पिछले कई सत्रों से काम ही नहीं होता। हर रोज सुबह एडजर्न वॉकआउट। तो ये सारा जनता, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल लाइव टेलीकास्ट होता है, तो जनता ये सब देखती है कि किस तरह से देश के पैसे की, समय की बर्बादी हो रही है। और विपक्ष के पास इतना समय होता है कि जब सत्र होता है तो अपने मुद्दों को जनता के सामने, भारत की जनता के सामने रखे और बताए कि क्या कमी है। लेकिन वो इसमें फ्लॉप रहता है और कभी भी मुद्दे के बजाय वॉकआउट करना ज्यादा पसंद करता है। तो ये अर्चना एक सीधा संदेश है। बिहार की जनता ने एक राजनीति, उन्होंने एक नई लकीर खींची और उन्होंने कहा कि अब ना बिहार में जाति ना धर्म, और अब खाली विकास की बात होगी। और ये इस जो परिणाम आया, ये उसने साबित किया।
जी, महागठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग फेल होती नजर आ रही है और जिस तरह से एक लेगेसी लेके चल रहे हैं पीछे की, जो कि आरजेडी गठबंधन है, आरजेडी के जो चीफ हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी इनको नुकसान देखने को मिला है। क्या क्या कहेंगी? और युवा वोटर उसको लेकर के क्या? ये जो महागठबंधन में आप देखिए, इन्होंने जो वोट चोरी का जो पूरे पिछला जो मानसून सत्र था, वोट चोरी का जो इन्होंने आरोप लगाया, लेकिन मैं तो कहूंगी चुनाव आयोग ने को बधाई का पात्र है कि इतने अच्छे से एसआईआर लागू, और जो कि फर्जी वोट थे या जो वोट थे ही नहीं, जिनकी मृत्यु हो चुकी, जो छोड़ के जा चुके, तो उस लिस्ट को दुरुस्त किया। और यह प्रक्रिया आज पहली बार नहीं, इससे पहले 8 बार हो चुकी है और लास्ट हुई थी 2003 में। तो इसकी आलोचना करना, पहले ये सोचते ही नहीं है कि ये कोई एनडीए सरकार नया काम नहीं कर रही है, ये इससे पहले भी 7 बार हो चुका है। तो उनको जो, और सरकारी संस्थाओं पे, यहां तक कि सेना के ऊपर, अब भारतीय सेना में कहना आरक्षण नहीं है, आप छठ पर्व जो कि बिहार की जनता के दिल के करीब जो उनका त्योहार है, जिसको कि वो इतनी श्रद्धा से मनाते हैं, मैं उसको हैरान होती हूँ कि 4 दिन तक इतनी श्रद्धा से पर्व मनाना, जहां कहीं भी हो छुट्टी लेके आना, आप किसी की धार्मिक सांस्कृतिक आस्थाओं को चोट पहुंचा रहे हो, आप भारतीय सेना की गरिमा खराब कर रहे हो। तो विपक्ष को मुझे लगता है ये हाई टाइम फॉर अपोजिशन टू सिट, थिंक एंड रीडिजाइन देयर पॉलिसीज। जी सर्जना जी, आप हमारे साथ बनी रहिए। अभी हम देखते हैं वीरेंद्र सचदेवा जी की, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी बाइट आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जीत है ये, और ये मैं बधाई देता हूं बिहार की जनता को, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, माननीय गृह मंत्री जी की रणनीति को, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संगठन कौशल को। ये जो कॉम्बिनेशन है जिसने जनता में ये विश्वास पैदा किया, और माननीय प्रधानमंत्री का जब नाम आता है तो विश्वास अपने आप आता है, तो उसी का परिणाम में बिहार में ये जीत मिल रही है। प्रोफेसर चौधरी, जैसे कि बात हो रही थी एसआईआर को लेकर के, तो क्या एक होड़ लग गई कि नहीं कोई छूट ना जाए मतदान देने से? एक ये भी एक बड़ा विषय था, और एक और चर्चा चल रही थी कि क्योंकि त्योहारों का सीजन था, तो दीपावली के बाद छठ मनाने के लिए जो लोग बिहार गए वो वहीं रुक गए, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण उस समय माना जा रहा था। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 2025 के असेंबली इलेक्शंस ने ये बात तो एकदम साबित कर दी है पूर्णतः कि जो ट्रस्ट डेफिसिट था, जैसा कि विपक्ष बार बार कह रहा था, वो ट्रस्ट डेफिसिट नजर नहीं आया, और मतदाताओं ने उसी विश्वास को इस सरकार के साथ बनाए रखा। मैं इस चुनाव को M3 फिनोमेनन के द्वारा देखता हूं कि जो बदलाव जो नजर आया है, जिस प्रकार का, मुझे लगता है कि शायद विपक्ष ने सोचा नहीं होगा कि उनकी इस प्रकार की स्थिति होगी, और शायद सत्ता पक्ष ने भी नहीं सोचा होगा कि वो लगभग 200 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। इस प्रकार का जनादेश शायद बिहार में अभी तक नहीं देखा गया। अगर पिछली हम 16 विधानसभा चुनाव को देखें तो ये जो 41%, 43% से और 67% का जो ये शिफ्ट हुआ है, जिसको हम जनरेशनल शिफ्ट भी कह सकते हैं, ये जनरेशनल शिफ्ट इलेक्टर्स, वोटर्स, लीडर्स तीनों के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। तो ये जो 3M फिनोमेनन, M3 फिनोमेनन है, उसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, मुझे लगता है उसमें माइग्रेंट वर्कर्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लगभग 2 करोड़ ऐसे माइग्रेंट वोटर्स हैं जो इस बार अधिकांश माइग्रेंट्स ने बिहार में छठ के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और वो दोनों चरणों में वहां पर उपस्थित रहे, और छठ के साथ साथ उन्होंने इस चुनाव को भी एक फेस्टिवल के द्वारा उसमें अपनी अहम भूमिका के द्वारा पूरा किया। दूसरा है, मुझे लगता है कि जैसे कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा, मैं जब मुस्लिम्स की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि जेडीयू ने कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया है, और उसमें मुस्लिम महिलाओं का भी वोट बीजेपी और जेडीयू को बराबर मिला है। और तीसरा जो थर्ड जो एम है, वो माइग्रेंट्स और मुस्लिम्स के साथ साथ है महिला वोटर्स का। और महिला वोटर्स में मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिन्होंने महिलाओं को, लाभार्थी महिलाओं को बहुत सुदृढ़ किया, उनको एम्पावर्ड किया। और आखिरी में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हमारे बिहार परिवार से 1 करोड़ लखपति दीदी महिला आएंगी, और जिसमें जीविका दीदी जो लगभग 1 करोड़ 40 लाख हैं, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो लाभार्थी महिलाएं, चाहे वो युवा महिलाएं हों या गृहिणी महिलाएं हों, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। Since you were talking about, Professor Chaudhary, about migration, migration remains a major challenge in the state.
And you know, Mahagathbandhan, they had promised job per family within 20 days of taking office. Now NDA had promised 1 crore jobs backed by 50 lakh crore investment push. So do you think will these promises, you know, realistically curb migration? Of course, you see that there is a difference between, say, providing one job to every household, as was proclaimed by Mahagathbandhan, Tejashwi ji, and providing 1 crore jobs and employment opportunities by BJP-led NDA. Yeah. So from that, like, it seems very practical. First, secondly, working with BJP and JDU as an alliance for past 11 years and so more precisely, I mean, that shows more credibility to this alliance. And in market discourse it is stated, jo dikhta hai wo bikta hai, but BJP proved it in different way, that you become yourself credible enough that you start becoming visible. So working of this double engine government for past 11 years or so has actually delivered results both in terms of employment and other employment opportunities, in addition to the law and order, many welfare schemes. So there is a shift from, say, populism, we say freebies, to governance, and even see populism in terms of welfareism. So one could see universal acceptance of these schemes, not freebies, to all sections of the society in Bihar. And they believe that this kind of promises and pledges are more prone to governance and welfareism than populism. Right, right. Mr. Mishra, you know, according to you, what worked for BJP and JDU this time? You know, has the way they managed and projected their alliance played a significant role in securing this result? नहीं, जो इन्होंने चुनावी वायदे किए हैं, देखिए जो बड़ा इशू इस चुनाव में उभर के आया है वो है कि माइग्रेशन को रोकना। अब तक बिहार में जो काम हुआ है वो चमत्कारी हुआ है, इसमें दो मत नहीं है। बल्कि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, गाजियाबाद से ज़्यादा बिजली मेरे गांव में रहती है जो बहुत इंटीरियर है। हर गांव सड़क से, मुख्य सड़क से जुड़ गया है। पहले एक रसोई गैस का एक सिलेंडर लेने के लिए पूरे दिन लगता था शहरों में। अब आपके दरवाजे पर जैसे सब्जी भाजी बेचता है वैसे वो आवाज़ देके आपको सिलेंडर पहुंचा दिया जाता है। बहुत सारे शौचालय के फर्जी पैसे लिए गए, नहीं बनाया गया, लेकिन जिन्होंने चाहा वो बनाया। जो महिला सशक्तिकरण का काम हुआ वो मेजर हुआ है। कॉलेज खुले हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, कई चीज़ें हुई है। स्टेडियम बना है, पहली बार इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट बिहार में हुआ है जो कल्पना से बाहर थी। जो करनी है अभी जो सबसे बड़ा इशू है जिससे पलायन रुकेगा वो है इंडस्ट्री। वो कैसे आए? पहले हर स्टेशन पर हम लोगों के गांव जाते थे तो हर 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर गन्ने के मिल हुआ करते थे। वो अब इन्होंने 2-4 जिंदा किए नीतीश कुमार ने, लेकिन वो नहीं हो पाया। इस तरह से वो सारी जो चीज़ें वहाँ संभव है, जैसे धान उत्पादन काफ़ी होता है उससे जुड़ी इंडस्ट्री, गन्ना से जुड़ा इंडस्ट्री, या पहले जैसे बंदूक बनता था वहाँ मुंगेर में, बहुत सारी चीज़ें थी जो स्वाभाविक ढंग से बनती थी, खाद बनता था सिंदरी में। तो इस तरह की चीज़ें जो इंडस्ट्री जो बंद हो गई उनको शुरू करें, रोजगार बढ़ेगा, लोग जाए। देखिए पढ़े लिखे लोग जैसे हम लोग आए पत्रकार बनने या मान लीजिए डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनने आए तो वो अलग इशू हो गया। लेकिन पेट के लिए 200 रुपया कमाने के लिए, 500 रुपया कमाने के लिए कोई अपना घर छोड़ के 2000 किलोमीटर जाए, ये नहीं होना चाहिए। और मुझे लग रहा है जिस थंपिंग मेजोरिटी से एनडीए की सरकार बनी है वो सबसे प्रायोरिटी पर ये काम करे कि भाई इस तबके को, जो सबसे गरीब तबका है, जो निम्न मध्यम वर्गीय है, उसको केवल पेट चलाने के लिए वो पलायन न करना पड़े, ये सुनिश्चित करना सबसे। पता नहीं क्या ये घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री कौन बनता है, क्या होता है, ये तमाम तरह की चीज़ें अभी हैं। माना जा रहा है नीतीश जी ही बनेंगे, तो ये करना जरूरी है, तभी जाके लोगों को लगेगा कि हाँ इन्होंने जो वायदा किया। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है कि जो कहते हैं वो करते हैं। तो अब देखिए आने वाले समय में ये डबल इंजन की सरकार फिर से बनी, जिसको डबल इंजन कह रहे हैं, तो उससे मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव होगा और निश्चित रूप से एक हद तक कुछ पलायन रुकना चाहिए। जो प्रशांत किशोर घोषणा कर रहे थे वो वाकई ये लोग घोषणा करके दिखावें, और जिस तरह की मेजोरिटी है उसमें ये संभव है। हमारे साथ आलोक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं दैनिक जागरण से। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि
एलजेपी की बात होती है, चाहे केंद्र की राजनीति हो चाहे स्टेट प्रदेश की राजनीति, एलजेपी का प्रदर्शन हमेशा से ज्यादातर देखा गया अच्छा ही रहा है। इस बार भी एलजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे और कितनी बड़ी भूमिका इस सरकार बनाने को लेकर के एलजेपी की? नहीं, एलजेपी की भूमिका वाकई बहुत बेहतर रही है और ये माना जा रहा था पहले ही जब एलजेपी का अलायंस हो गया था। तो पिछली बार अगर देखा होगा नीतीश कुमार जी की सीटें आई थी 43 और वो एलजेपी के अलग होने से आई थी, तो एक मोटा वोट बैंक कट गया और ये जब देखा गया और तमाम ऐसी सीट थी जो उनकी वजह से वो हारे थे। तो इस बार था और चिराग पासवान ने बहुत ही शिद्दत से, मतलब तमाम दूसरे लोगों की तो बातें चलती रही कि चिराग पासवान की पार्टी ने ईमानदारी से अपने वोट ट्रांसफर किए। ये फील्ड में हम लोग जा रहे हैं तो पता चल रहा था कि फील्ड पे कि ये ईमानदारी से इनके जो वोटर्स है वो जा रहे हैं, हर जगह शिफ्ट हो रहे हैं। जबकि दूसरे वोटर्स पे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, लेकिन जिस तरह से हुआ और वो सीटों पे परिणाम दिखा रहे हैं। और ये जब था कि शायद जदयू के वोटर शिफ्ट नहीं करेंगे या जदयू के वोटर 2020 की 30 रखेंगे और वो शायद ना करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसी का परिणाम है कि एलजेपी को 22 से 23 सीटें अब तक आती हुई दिख रही हैं। तो ये रिजल्ट इनके बेहतर रहे हैं। ये जो अभी बात हो रही थी, जैसे कि बात हुई कि ये मैंडेट, क्योंकि 2005 में अगर आप देखेंगे जनरल राज जब था बिहार में और उसके बाद नीतीश कुमार सत्ता में आए, तो सत्ता में आने के बाद से लेकर के वो 2010 तक जो उन्होंने काम किया था, इसी जगह पे महिलाओं के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया था। 2006 में 50% आरक्षण उड़ाना, फिर लड़कियों को साइकिल बांटना। तो ये 2010 का जो परिणाम आया था वो उससे भी ज्यादा बड़ा परिणाम। जी बने रहिए जी, आलोक जी हमारे साथ बने रहिए। मिथिलेश जी हमारे साथ हैं। मिथिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर क्षेत्रवार राजनीति को समझने की कोशिश करें तो कुछ क्षेत्रों में ऐसा माना जा रहा था कि वहां जेडीयू जो है बढ़त नहीं बना पाएगी, लेकिन इस बार की जीत ने सारे दावे और सारी बातों को फेल कर दिया है, क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से 2020 का जो चुनाव था उसमें जेडीयू को 43 यानी 43 सीटें मिली थी। इस बार का जो हम लोग देख रहे हैं आंकड़ा, वो 81 तक जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, 81 सीटें वो जीतता दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो नीतीश कुमार की जो अपनी छवि उन्होंने जो बनाई और एनडीए का एक कैंपेन, जो साझा कैंपेन चला चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी। आप चुनाव के पहले देखेंगे तो कई सारी सरकारी योजनाओं का शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार आए बिहार और कई हजार करोड़ की योजनाओं की घोषणाएं की। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो मौजूद रहे ही और एनडीए के सभी घटक दल के नेता उसमें रहे साथ। तो वो विकास का जो एक पैरामीटर, एक जो पैमाना था, उस पे मतदाताओं ने देखा और एनडीए का जो प्रतिनिधित्व है बिहार में वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जनता दल यूनाइटेड जो है वो कमोबेश सीटों का जो बंटवारा हुआ, तो ओवरऑल पैन बिहार में उनकी सीटें मिली। भले उसकी संख्या 101 तक ही सिमटी रही, क्योंकि दोनों बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पे लड़े चुनाव। तो उसमें उनका बहुत सारा ये रहा कि जिस भी सीटों पे उनके उम्मीदवार रहे वहां आप देखेंगे कि उनकी जीत होती दिख रही है और वो बढ़त। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इनके 20 साल के कामकाज में कोई, अभी भी 20 साल के कामकाज के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं दिखा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विधानसभा सीट के अंदर में। तो ये एक बड़ा कारण रहा। दूसरा कारण रहा जो, जैसा कि और लोगों ने बताया कि महिलाओं के बीच उन्होंने एक नया एक वोट बैंक बनाने की कोशिश की। चाहे वो शुरुआती दिनों से आप देखें 2005 में जब उनकी सरकार बनी नवंबर में, तो अगले 6 महीने के भीतर उन्होंने 2006 में महिलाओं को आरक्षण दिया पंचायती राज संस्थाओं में, नौकरियों में, टीचर की नौकरियों में, फिर लड़कियों को पढ़ाने में साइकिल, पोशाक, ड्रेस, बैग, मिड डे मील, फिर मैट्रिक में वो 25,000 रुपया उन्होंने प्रोत्साहन राशि निर्धारित की जो प्रथम श्रेणी से पास होते हैं। फिर ग्रेजुएशन में, फिर नौकरियों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई। अभी जो आपने देखा कि टीचर की बड़े पैमाने पे नियुक्ति हुई, तो जिन महिला शिक्षकों ने या जो महिलाओं ने स्कूटी खरीदने की कोशिश की या स्कूटी खरीदने को आगे आई, उनको टैक्स में छूट देने की हुई व्यवस्था। तो ये सब उनके लिए किराए के मकान सरकार खुद खोज कर दे रही है। तो ये सब जो काम हुआ, इसमें एक महिलाओं के बीच एक सुरक्षा की भावना बढ़ती गई। फिर आप शराबबंदी को ले, कानून की व्यवस्था, कानून राज जो स्थापित
वो कानून, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन रहा, तो इस सब का एक बड़ा जो वर्ग लाभ होता है वो महिलाओं को मिलता है और वो सुख शांति से जीना चाहती है। तो ये एक बड़ा पैरामीटर रहा इस बदलाव का और वोट के प्रतिशत का, जिसका सीधा लाभ एनडीए के सभी घटक दल को मिला और जदयू को भी मिला। Right, right. Professor Chaudhary, this shows that people voted for development this time, and there have been many firsts. If you look at the historic turnout, then women voters. So, but if you look at Bihar's voter turnout, like from 2015, 2010, 2020. So, what kind of change do you see since then? I think Bihar has voted for not only strong and stable government, but also sustainable government, striving for not only governance but good governance, not only development but sustainable development. And now the government would be different from the preceding governments. One could see that the number of seats with both the two leading alliance partners, BJP and JDU, have actually managed to get. That would slow down the bargaining leverage among the alliance partners. One could see that when the NDA manifesto was coming out, when the distribution of seats was being discussed, there was some sorts of infighting or differences could be witnessed. But this mandate which has actually gone to NDA, and the seats which both the two leading partners, the BJP and JDU, actually appear to have getting, that shows that this bargaining leverage among the alliance partners, be it is the Marji's party or Kushwaha's party or even Chirag Paswan's party, would be very, very minimal. So that would give more strength to this NDA alliance in Bihar, and that strong and the strength which this alliance is going to get it would make this governance more and more comfortable, stable, and striving for better governance. मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 4 चुनाव देखे हैं, खासकर पिछला चुनाव भी देखें, ऐसा क्या है बिहार की राजनीति में कि कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती? क्या है एक स्थायी नेतृत्व लोग चाहते हैं? इतना भरोसा वहां की जो जेडीयू अलायंस, एनडीए अलायंस पर वहां की जनता ने जो दिखाया है, किस तरह की आप एक नई राजनीति जो है उसमें देखते हैं? और दूसरा ये कि आप क्या नई चुनौतियां देखते हैं जो नई सरकार बनती है उसके लिए? असल में जो थोड़ा पीछे चलिएगा तो जो लालू राज था 1990 से लेकर, उसमें बिहार ने और बिहारियों ने इतना कष्ट भोगा है कि वो किसी भी तरह से, ये निश्चित रूप से ये चुनाव में मुद्दा भी बनाया था, चैनलों पर भी लोग कहते थे कि वो पीढ़ी खत्म हो गई, मतलब वो हम लोगों ने देखा है, वो साहब ने देखा होगा, वो पीढ़ी नई नहीं देखी है जिसको नई पीढ़ी कहते, लेकिन उन्होंने सुन रखा था। महिला तो महिला, पुरुष भी शाम के बाद निकलने से डरते थे, कहाँ आपके साथ बदतमीजी हो जाए, कहाँ आपके सामान छीन लिए जाए। ये एफआईआर दर्ज नहीं होती थी थानों में, एफआईआर लिखने के लिए कागज नहीं होते, माने वो लंबी कथा है, पूरी किताब लिखी जाएगी, कई लोगों ने लिखी ही होगी। किसी भी तरह से जो आम बिहारी है, वो जो बाहर गया है, जैसे अब लोग मान रहे हैं, अभी जैसे कहा गया स्पेशल ट्रेनें चली, लोग गए वोट देने, उसके पैरेलल लोगों ने सीमांचल के इलाकों के लिए 100 से ज़्यादा बस, मैं जानता हूँ, यहाँ से बसें चला के लोग ले गए उन वोटरों को। मेरा मानना यह है कि भले चाहे जो सोच के ले गए होंगे, लेकिन जो बाहर से जाने वाला वोटर होगा वो मैक्सिमम वोटर एनडीए को दिया होगा, चूँकि उसने देखा होगा दुनिया की तरक्की कि वहाँ जाके यादव, मुसलमान, ब्राह्मण और हरिजन, ये कास्टिज्म केवल बिहार में नहीं है, पूरे देश में है, लेकिन उसका घिनौना रूप वहाँ है कि आप अमुक जाति से हैं इसलिए आपको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। हमारे दफ्तरों में, हमारे ऑफिसों में दूसरे तरह के क्लास चलते हैं, लेकिन वहाँ ये भारी क्लास है कि उसको बढ़ने नहीं देंगे। तो आपके लिए की टेकअवेज क्या रहा इस इलेक्शन से? सबसे बड़ा वही सबक जो है कि ये केवल ओनली, जो अंग्रेजी में शब्द कहेंगे, केवल डेवलपमेंट का चुनाव था। लोगों को ये भरोसा हुआ कि ये सरकार जो बनी है भले अलायंस से चलती रही, लेकिन इस सरकार ने लगातार डेवलपमेंट किया है, पटरी पर लाने की कोशिश की है। शायद एक और मौका मिले तो ये हमें बराबर हरियाणा, हमें बराबर महाराष्ट्र, हमें बराबर दूसरे राज्यों के पहुंचा दे, ऐसा भरोसा करके लोगों ने, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बाकी लोगों पर साथ में नीतीश जी के भरोसा किया। जी बिल्कुल। प्रोफेसर चौधरी, की टेकअवेज फॉर यू वेरी क्विकली? I think besides development, it is basically the vote for good governance and sustainable governance. Okay.
जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और चारों तरफ जश्न का माहौल है, न केवल बिहार में, दिल्ली में, देश भर में, हर जगह ये जश्न का माहौल है और कहीं ना कहीं ये विकास की जीत है। और वहां बिहार की जनता ने यह साबित कर दिया है कि उसे किसी तरह का जो जंगल राज है उससे पूरी तरह से मुक्ति चाहिए। और जो समय देखा है उन लोगों ने, यकीनन हमारे सामने, चाहे वो कथाओं कहानियों के थ्रू हो, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हमें पता चले, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आज चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उन्होंने जिस तरह से मतदान किया है और जो मैंडेट दिया है, उससे साफ है कि बिहार की सरकार को एक स्थायी नेतृत्व चाहिए, विकास का नेतृत्व चाहिए, नए भारत का नेतृत्व चाहिए जो कि विकसित भारत में पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा सके। तो इस खास प्रस्तुति में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।